अभी भी सर कहते हैं कि सेल्फ कंटेनमेंट इज़ द डेथ ऑफ एफर्ट्स। तो सर बाकी जर्नी बहुत अच्छी रही, अनफाल में बहुत कुछ सीखा है, अनफाल की वजह से ही हम यहाँ पहुँचे हैं सर। पार्ट 1 में मेरी पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन पे था मैं पार्ट 1 MSc में, एनुअल एग्ज़ाम्स थे उस वक्त। आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, कभी कभी ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी मुब्तला कर देती हैं। लोग आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से गाइड नहीं कर पाते। अगर आप अनफाल जो है बलूचिस्तान में सर्व कर रहा है, बहुत ज़्यादा तड़प और वो ड्रीम देखते हैं कि हम भी कोई ब्यूरोक्रेट बन जाएँ, CSP बन जाएँ, PAS ग्रुप में आ जाएँ। GK के हवाले से आपका एक्सपोजर क्या रहा, एक्सपीरियंस कैसा था? जिसने टॉप भी करना होता है उसे भी उस वक्त पता नहीं होता कि मैं पता नहीं GK में पास भी होऊंगा कि नहीं। मिसकंसेप्शन पाई जाती है। मिसकंसेप्शन ये है कि मेरिट है कि नहीं है। ये इतने ज़्यादा, अगर ये पैसा चलता है तो मेरे पास इतना पैसा तो नहीं था, मैं हर जगह पैसा देता। PCS में सर डिसिसिव पेपर्स 2 हैं, लेकिन जो फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं वो इंग्लिश में एंड जनरल नॉलेज में बढ़ जाते हैं। एवरीडे साइंस अगर किसी का बहुत स्ट्रांग है तो बहुत बड़े चांसेस उसके बन जाते हैं कि वो ज़ूलॉजी का पेपर और साइंस सब्जेक्ट्स के पेपर की निस्बत क्यों इतना ज़्यादा साउंड समझा जाता है। ये क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो मैं रख लेता हूँ और नंबर आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे। ये भी गलत अप्रोच है, रॉन्ग अप्रोच है। सब्जेक्ट वही रखा जाए जिसके बारे में आपको आता हो। और अपना एक्सपीरियंस की बताएं कि PCS के एग्ज़ाम जब आपने क्वालिफाई किया था तो उसमें जो आपने कॉम्बिनेशन रखा था वो कॉम्बिनेशन आपका क्या था? अगर स्टूडेंट्स किसी माहौल में नहीं है, किसी स्टडी के इन्वायरमेंट में नहीं है, कोई मेंटोर उसको अवेलेबल नहीं है, कोई गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है, तो वो घर बैठे क्या करेगा? और वो अपने ही एक गलतफहमी में शिकार होता है कि मुझे बहुत कुछ आ रहा है। अब एट द एंड जब वो एग्ज़ाम में बैठता है तो उसे पता चलता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा था। हाँ जी अदनान साहब, क्योंकि आप एसे के और इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, तो इंग्लिश एसे को आप दोनों को सर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और क्या स्टूडेंट्स की अप्रोच होनी चाहिए कि वो इंग्लिश एसे को प्रिपेयर करें अच्छी तरीके से? और ऐसे सीजन्ड किस्म के राइटर्स को और न्यूज़पेपर को और मैगजीन्स को पढ़ें जहाँ से आपको एक्सप्रेशंस मिले। क्या चीज़ें हैं जो बहुत अहम है कि एक स्टूडेंट अगर उसको तैयार कर ले, उस पर ग्रिप हासिल कर ले, तो वो इंग्लिश ऐसे पास कर लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू पे हम डिस्कशन करेंगे और मेरे साथ हैं ताहिर हबीब साहब। और ताहिर हबीब साहब जो है वो किसी जो है वो तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही एनर्जेटिक यंग जो है वो एस्पेरेंट रह चुके हैं CSS PCS कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इनकी जो है अप्रोच टूवर्ड्स दिस के जब वो स्टूडेंट थे तब भी उनके अंदर बड़ी क्वालिटी थी क्या कि बात को मानना, तैयारी करना, मेहनत करना। और आज जो है वो इस मकाम पे पहुँचे हैं और जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक़ है। और जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में लोगों को एक मिथ है, वो ये कि भाई ये जो साइड एरियाज़ हैं, पता नहीं यहाँ पे एजुकेशन का लेवल कैसे और यहाँ के लोग क्या करते हैं। लेकिन देखिए इस साइड एरियाज़ से आना और प्रोविंशियल लेवल पे और अब फेडरल लेवल पे भी अपना मकाम बनाना, तो ये कोई आसान काम नहीं है और ये बहुत मुश्किल है और इसके पीछे इनकी बहुत स्ट्रगल है। हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं, पहले असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ जो है वो बने, उसके बाद जो है अपनी एफ़र्ट्स को कंटिन्यू रखा और मैंने अपना देखा, मैंने खुद मेरी नज़रों के सामने रहे कि कितना मेहनत करके PCS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया 2016 में और फिर उसमें एलोकेशन भी हुई, फिर उसके बाद जो है फिर दोबारा अप्लाई किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है चीफ़ ऑफिसर की जो है वो पोस्ट हासिल कर ली। और इसके अलावा जो है अभी CSS के बहुत ज़्यादा जो है बेहतरीन एस्पेरेंट के तौर पे सामने आए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है CSS क्वालिफाई करके न सिर्फ अपने सूबे का बल्कि पूरे जो है वो पाकिस्तान में अपना नाम रोशन करेंगे। तो आइए बात डिस्कशन करते हैं ताहिर हबीब साहब से। ताहिर हबीब साहब कैसे हो, खैरियत से हो? जी सर बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? सर बिल्कुल खैरियत है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लगा जी। मैं तो कहता हूँ कि ये जो यंग एस्पेरेंट्स है और अनफाल की हमेशा से ये कोशिश रही और मेरी भी रही है कि हम बेहतरीन प्लेटफॉर्म दें सबको और ताकि लोगों तक आप लोग की वॉइस पहुँचे और जितना बलूचिस्तान का टैलेंट है और जो बलूचिस्तान के स्टार्स हैं वो जो है वो पूरे जो है बलूचिस्तान तक, ना सिर्फ पूरे बलूचिस्तान तक बल्कि पाकिस्तान के ज़रिए पूरी दुनिया तक उनकी आवाज़ पहुँचे। थैंक यू। कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू अनफाल प्रोडक्शन हाउस। थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया यहाँ पे और मौका दिया सर, थैंक यू। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये थोड़ा सा अपना बताएं कि कैसे जर्नी रही आपकी, आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन कैसे रही और फिर उसके बाद जो है बलूचिस्तान में जाफराबाद से होते हुए आपने अपने आप को कैसे ग्रूम किया और आज जो है अनफाल में आके आप पढ़ा भी रहे हो, अपनी सर्विसेज दे रहे हो और यहाँ पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपने की थी। कैसे रहा आपको, ये कैसे जर्नी आप देखते हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह सारी जर्नी बहुत अच्छी रही। स्ट्रगल है इसमें, काफ़ी मेहनत भी है, लेकिन अल्लाह ताला की जो है वो मदद भी है। आप सर टीचर्स की और मेंटोर्स की गाइड भी है उसमें और वालिदैन की दुआएं भी हैं कि अब इस मकाम पे पहुँचे। लेकिन
अभी भी सर कहते हैं कि सेल्फ कंटेनमेंट इज़ द डेथ ऑफ एफर्ट्स। तो इंशाल्लाह जो है मज़ीद सर अभी मेहनत करनी है। CSS PCS का मैं एस्पायरेंट हूँ, तो CSS सर इस दफ़ा मैंने अभी दिया है, इंशाल्लाह जो है अच्छा रिज़ल्ट आएगा, वरना अभी भी अटैम्प्ट सर मेरी रहती हैं। तो सर बाकी जर्नी बहुत अच्छी रही, अनफाल में बहुत कुछ सीखा है, अनफाल की वजह से ही हम यहाँ पहुँचे हैं सर। और मेरा सर जो बिलोंग करता हूँ मैं जाफराबाद से, मेरी स्कूलिंग वहाँ की है, उस्ताद मोहम्मद की है। जी हाँ, जिन्ना ग्रामर स्कूल से मैंने मैट्रिक किया है, और उसके बाद जो है FSC मेरी यानी कि इंटरमीडिएट मैंने जो है लाहौर से की है, पंजाब कॉलेज से। उसके बाद फिर अगेन मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से BSc एंड फिर MSc इन जूलॉजी की। पार्ट 1 में मेरी पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन पे था मैं पार्ट 1 MSc में, एनुअल एग्ज़ाम्स थे उस वक्त, लेकिन पार्ट 2 में अनफॉर्चुनेटली मैं सेकंड पोजीशन पे आया, तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट होते होते रह गया। बहुत ही अच्छी जर्नी है। तो ये मुझे बताओ कि ये कैसे, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कभी नहीं हुए कि आप जाफराबाद से ताल्लुक़ रखते हो और अपना आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, कभी कभी ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी मुब्तला कर देती हैं कि यार मैं सूबे के एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल होता है, तो ये रुकावट नहीं आई आपके यहाँ? सर ये रुकावटें हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे सर गाइडलाइन इतनी अच्छी नहीं है, लोग आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से गाइड नहीं कर पाते। अगर आप एस्पायर कर लें, ये भी बड़ी बात है कि आप एस्पायरेंट हैं फॉर CSS एंड PCS, आप जो है वो ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, ये आइडिया आपको आ जाए भी बड़ी बात है। लेकिन अगर आइडिया आता है, लेकिन उसके लिए आपको गाइड करने वाला वहाँ कोई नहीं मिलता, आपको अच्छी तरीके से कोई मेंटरशिप दे, तो उसके लिए सर ये थोड़े प्रॉब्लम्स तब भी थे जब हम तैयारी कर रहे थे, अब भी हैं, लेकिन उस वक्त कुछ सिवियर केस था। अब जो है काफ़ी लोग वहाँ हैं, काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स हमारे हैं जो काफ़ी हद तक वहाँ स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स सर कोयटा की निस्बत तो साइड लाइन वो एरिया है, साइड पे है, इतना वहाँ पे अवेयरनेस अभी तक नहीं है। तो वहाँ की यूथ का थोड़ा सा बताएं कि जाफराबाद में बेसिकली यूथ का पोटेंशियल कैसा है, मतलब उनके अंदर कितना मोटिवेशन लेवल उनका कैसे है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, और दूसरा उस इलाके के लोगों में कितना जज्बा पाया जाता है कि वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ आएँ या लाइफ को अपने जो है बेहतर करें और उसको इनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाएँ? सर ऑफ कोर्स वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, सोशल मीडिया का दौर है, तो चीज़ें जो है वो अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ है, तो लोगों तक अब पहुंचती है कि वो देख रहे हैं लोगों को कि ब्यूरोक्रेट लोग बन रहे हैं। अनफाल जो है बलूचिस्तान में सर्व कर रहा है, कई इदारे बाहर सर्व कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अब उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा तड़प और वो ड्रीम देखते हैं कि हम भी कोई ब्यूरोक्रेट बन जाएँ, CSP बन जाएँ, PAS ग्रुप में आ जाएँ। और लेकिन ये है कि अब लोगों में बहुत मेहनत है सर, वहाँ भी लोग मेहनत कर रहे हैं, लाइक वाइज बलूचिस्तान ओवरऑल में लोग बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा है। तो ये मुझे बताओ कि PCS के हवाले से थोड़ा सा ये बताओ, क्योंकि आपने PCS क्वालिफाई किया था 2016 में, और उसके अलावा जो है अभी आप चीफ ऑफिसर भी लग गए हो, और पहले आप असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ भी लग गए हो। तो देखो मतलब लोग कहते हैं कि जी बेरोज़गारी है, लोग कहते हैं कि जी हमें नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन देखो टैलेंट अगर हो तो आप 2-3 पोस्ट जो है हासिल भी कर चुके हो, बल्कि उसको छोड़ भी चुके हो। अब आप नए आगे अज़म कर रहे हो कि इससे बेहतर खूब से खूब तर की तलाश हो। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, नौजवान यूथ के सामने आए आपकी बात, कि ताकि उनके अंदर एक मोटिवेशन भी पैदा हो, क्योंकि हमें तो नौजवान सुनते रहते हैं, हम एज ए मेंटोर उनको गाइड करते रहते हैं, लेकिन जो स्टार्स होते हैं, जो अनफाल के जो स्टार्स हैं, ये यहाँ पे जो पढ़ के अपनी पोजीशन लेते हैं, तो उसके बाद उनकी बात जो है ना उनको ज़्यादा फैसिनेट करती है, वो उसको इंस्पायर भी ज़्यादा करती है। तो हम ये सोचते हैं कि आप ये बताएं कि PCS में जो आपने एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई किया, उसमें GK का पेपर एक बड़ा टेक्निकल पेपर है, और उसमें हमसे भी राय लेते रहते हैं लोग। तो GK के हवाले से आपका एक्सपोजर क्या रहा, एक्सपीरियंस कैसा था, पोर्शंस कैसे तैयार करें, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होता है, और GK में जो जिसने टॉप भी करना होता है उसे भी उस वक्त पता नहीं होता कि मैं पता नहीं GK में पास भी होऊंगा कि बिल्कुल अनसर्टेन। तो आप अपना राय और एक्सपर्ट ओपिनियन दें कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा GK के पेपर को देखने का। सही सर पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं। आपने कहा कि स्टूडेंट्स में, एस्पायरेंट्स में जो पढ़ रहे हैं उनमें एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है। मिसकंसेप्शन ये है कि मेरिट है कि नहीं है। जो सिलेक्शन के जो इदारे हैं, कमीशन इदारे हैं, लाइक BPSC हो गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या वहाँ मेरिटोक्रेसी प्रिवेल करती है? तो सर मैं जो है विदाउट एनी एट ऑफ डाउट मैं ये क्लेम करता हूँ कि मेहनती के लिए मेरिट पाई जाती है। मैं सर FSC में था, मैं एक JV टीचर का बेटा हूँ। मैं MSc में था सर, पार्ट 1 MSc में मेरी जॉब हो गई थी, 16 स्केल फिशरीज ऑफिसर
थ्रू बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन। मेरे पास तो सर कोई पैसे नहीं थे मैं दूं। अगर सर उस वक्त मैंने एक कमीशन पास किया, फिर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर एंड मेरीन बायोलॉजिस्ट के 2 कमीशन के एग्ज़ाम पास किए फिशरीज़ डिपार्टमेंट में ही। लेक्चरशिप में मैंने अप्लाई नहीं किया, मुझे लग रहा है कि वो मैं पास कर लेता। उसके बाद सर असिस्टेंट कमिश्नर 2016 में मैंने पास किया। ये सारे सर मेरिट से एग्ज़ाम थे। अब मैंने चीफ़ ऑफिसर पास किया है। ये इतने ज़्यादा, अगर ये पैसा चलता है तो मेरे पास इतना पैसा तो नहीं था मैं हर जगह पैसा देता। तो बिल्कुल मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि मेरिट प्रिवेल करती है। आपके इदारे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और मेरिट का जो है वो उसका बोलबाला है। मेहनती को हमेशा जो है हक मिल रहा है। ये तो सर पहली बात हो गई। हाँ, लेकिन सर बहुत ज़्यादा ये हॉक्स फैलाई जाती है। लोग ही आपको जो है मिसगाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि नहीं पैसे के बिना जो है पोस्टें नहीं मिलती या सिफारिश कल्चर है। कुछ भी ऐसा नहीं है, मेहनत है। अच्छा सर, जहाँ तक पीसीएस का मामला है, पीसीएस में सर डिसिसिव पेपर्स 2 हैं। इंग्लिश यानी कि एसे एंड कंपोजिशन एक ही पेपर के अंदर है, दूसरा जनरल नॉलेज जिसमें ईडीएस भी साथ में है। तो ये दोनों पेपर जो हैं वो डिसिसिव हैं। जिसने जनरल नॉलेज को और इंग्लिश को पास कर लिया वो पीसीएस पास कर लेगा। बिकॉज जो ऑप्शंस हैं उसमें आप ज़रूर ऐसे ऑप्शंस उठाते हैं जो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड में वो होते हैं, आप उनका बहुत अच्छा नो हाउ रखते हैं, आप इस तरह प्रेजेंट कर लेते हैं कि आप पास हो जाएं। पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामियात आप वैसे ही पढ़ रहे होते हैं हमेशा से, इसलिए उसमें भी फेल होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन जो फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं वो इंग्लिश में एंड जनरल नॉलेज में बढ़ जाते हैं। तो आपके सर सवाल की बात कि जनरल नॉलेज को कैसे प्रिपेयर किया जाए। जनरल नॉलेज ऑफ कोर्स बहुत टफ है इस वक्त, और कमीशन एग्ज़ाम का इस वक्त बीपीएससी का यही ज़ोर है कि जनरल नॉलेज पेपर में ही स्क्रीनिंग सारी की जाए, यहीं पे सारी छांटी की जाए, कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट को अलग अलग कर दिया जाए जनरल नॉलेज के पेपर के थ्रू। इसलिए वो जनरल नॉलेज को बहुत डिफ़िकल्ट पेपर बना रहे हैं। कहा जाता है कि वट एवर अंडर द स्काई मे बी आस्क्ड इनटू जनरल नॉलेज। जो चीज़ जो है वो अंडर द स्काई है वो आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए सब कुछ पढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन ज़ाहिरी बात है कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं, डिफाइंड एरियाज़ हैं, उनको बंदा प्रिपेयर करे, एक स्टूडेंट प्रिपेयर करे, एक एस्पायरेंट प्रिपेयर करे, तो जनरल नॉलेज का पेपर बहुत अच्छा प्रिपेयर हो सकता है। लाइक उसमें जनरल नॉलेज में ईडीएस का पोर्शन जो है, एवरेज साइंस का पोर्शन डिसिसिव है। 30 मार्क्स आपके, पासिंग मार्क्स भी 33 हैं, तो ईडीएस का पोर्शन, जनरल साइंस का पोर्शन जो है वो 33 मार्क्स आपको दिलवा सकता है। इसी तरह वहाँ करंट अफेयर्स है, आप करंट अफेयर से इंटैक्ट रहें, इन टच रहें, आपका करंट अफेयर्स के कुछ सवाल सही हो सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आप लोग को, जब आप लोग जिस दौर में एग्ज़ाम दे रहे थे, हमने ये चीज़ बताई भी थी, आप लोग के साथ डिस्कस भी की थी, और मैं हमेशा इस चीज़ पे बड़ा फोकस रखता हूँ कि जनरल नॉलेज का जो पेपर, और हमसे भी क्वेश्चंस करते हैं लोग एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन काउंसलिंग में और मुख्तलिफ जगहों पे, जनरल नॉलेज का जो पेपर है उसमें एवरीडे साइंस जो है वो 30 मार्क्स का है। अभी अगर किसी बंदे का एवरीडे साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, एवरीडे साइंस का एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है कि आप कुछ ना कुछ उसको कवर कर सकते हो, मतलब उसको 100% नहीं तो 80% 70% कर सकते हो। जीके के दूसरे एरिया जो है उसमें करंट अफेयर है, करंट अफेयर में इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ को भी कवर किया जा सकता है। लेकिन जीके का जो जनरल जीके का पेपर होता है जो 50 नंबर का जिसके अंदर से आना है, वो तो आप जितना भी तैयार करो आपको पता नहीं होता कि आप उसमें क्या स्कोर करोगे। हो सकता है आप 0 नंबर लो 50 में से, और हो सकता है आप कुछ ना कुछ ले लो। तो बिल्कुल आपने सही इसको गेज भी किया और वो किया कि एवरीडे साइंस अगर किसी का बहुत स्ट्रांग है तो बहुत बड़े चांसेस उसके बन जाते हैं कि वो जीके को क्वालिफाई करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि यही स्ट्रेटजी आपने भी अपनाई होगी उसमें। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ये है कि आपका एक और एरिया है जो आप अनफाल में भी पढ़ा रहे हो, और आपकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है उसमें, आपने लेक्चरशिप की तैयारी जो है उसमें वो भी करवाई थी अनफाल में, और अनफाल में आपकी खिदमात भी जो है वो उसके हवाले से हैं। वो है ज़ूलॉजी के पेपर की। जी सर। ज़ूलॉजी का पेपर जो है वो एक साइंस बैकग्राउंड का पेपर है। हम जब काउंसलिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि साइंस सब्जेक्ट ज़्यादातर रखने नहीं चाहिए अगर किसी का बैकग्राउंड ना हो, और अगर बैकग्राउंड है भी तब भी उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट है जैसे फिज़िक्स हैं, मैथमेटिक्स हैं, कि वो ना रखे जाएँ, क्योंकि उसकी वजह ये कि बहुत रिस्की होते हैं। तो लेकिन हमने ये देखा है कि फॉर द लास्ट 10 ईयर्स कमीशन के एग्ज़ाम में ज़ूलॉजी का पेपर बहुत सारे एस्पायरेंट्स सेलेक्ट हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। ज़ूलॉजी का पेपर और साइंस सब्जेक्ट्स के पेपर की निस्बत क्यों इतना ज़्यादा साउंड समझा जाता है CSS PCS के एग्ज़ाम में, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप। जी सर, बिल्कुल सर। ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हुए ये लाजमी ख्याल किया जाए कि उसके बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए। मतलब ये सुन के कि ये क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है
तो मैं रख लेता हूँ और नंबर आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे। ये भी गलत अप्रोच है, रॉन्ग अप्रोच है। लाइक सर, कई लोगों ने 2018 के पीसीएस में एस्ट्रोनॉमी रख ली क्योंकि उन्होंने सुना कि एस्ट्रोनॉमी बहुत स्कोरिंग है। लेकिन जब एग्जामिनर ने ये चीज़ें जो है जांच कर ली उसको, तो सारा जो है वो कैलकुलेशंस की होती हैं कि कितने लोगों ने एस्ट्रोनॉमी इस दफ़ा ऑप्ट की है। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी का पेपर वाकई एस्ट्रोनॉमी का बना दिया था, जनरल के बनाने के बजाय। सब स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर देखते ही जो है समझ गया कि ये हम हल ही नहीं कर सकते, और वो जो है जो भी एस्ट्रोनॉमी से नहीं था उसने वो पेपर छोड़ दिया और वो अल्टीमेटली फेल हो गए। अब 6 पेपर पास हैं, एक पेपर आपका फेल है, तो आप तो फेल हैं। तो इसलिए पहली बात, सब्जेक्ट वही रखा जाए जिसके बारे में आपको आता हो, या तो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड में वो सब्जेक्ट हो, या आपने उसको वैसे ही बहुत अच्छा किसी एकेडमी से, किसी टीचर से अच्छी तरह पढ़ा हो, वो सब्जेक्ट रखा जाए। एज़ फार एज ज़ूलॉजी इज़ कंसर्न सर, ज़ूलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, क्योंकि बीएससी तक मोस्टली लोग पढ़ते हैं। जिन्होंने बीएससी की है वो ज़ूलॉजी को पढ़ रहे होते हैं। तो ज़ूलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन ज़ूलॉजी के लिए अहम बात यह है कि बीएससी तक की ज़ूलॉजी आनी चाहिए। अच्छा, रही बात ये साइंस सब्जेक्ट्स स्कोरिंग क्यों है, ज़ूलॉजी, बॉटनी आर लाइक वाइज इस तरह के सब्जेक्ट्स, बिकॉज इनमें डेफिनेशन, डायग्राम, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस भी दी जाएँ तो आपको चेकर जो है वो आपको मार्क्स दे देता है, स्कोर कर देता है। तो चंद ही चीज़ें हैं वो कैलकुलेटेड हैं, अगर वो आपके क्वेश्चन में आंसर में पाई जाती हैं तो आपको अच्छे मार्क्स अवार्ड हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का साइंस बैकग्राउंड है और साइंस बैकग्राउंड उनका ज़ूलॉजी बीएससी तक है, फिर उसको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, वरना उसके लिए मुश्किल है। वरना मुश्किल। हम बार बार ये बात एस्पिरेंट्स को भी समझाते हैं और इस हवाले से हम बात करते हैं कि जो साइंस सब्जेक्ट है इसमें प्रीवियस बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जब आप लोग का बैच चल रहा था और उससे पहले भी जब आप जो है पीसीएस के एग्ज़ाम्स दे रहे थे, उस दौर में जितने एस्पिरेंट्स थे जो हमारे पास आए, जिनको हमने गाइड किया, तो उनको हमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं। मुझसे भी जितने लोग पूछते हैं वो ये कि 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ ये कि आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। अब बैकग्राउंड के साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि बैकग्राउंड के साथ ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड भी एक मायने रखता है, क्योंकि ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। और तीसरा ये कि आप कितना ज़्यादा उस सब्जेक्ट के साथ आपका इंटरेस्ट भी वाबस्ता है। तो एक तो आपका बैकग्राउंड, दूसरा ये कि ट्रेंड क्या है, और तीसरा इंटरेस्ट क्या है। अब ये तीनों चीज़ों को जब एस्पिरेंट देखता है तो फिर उसमें बाद वक्त ऐसा होता है कि किसी ने एमएससी या बीएससी साइंस सब्जेक्ट में की है और उसका इंटरेस्ट नहीं है ज़ूलॉजी में, लेकिन उसे किसी ने ये बोल दिया कि आप ज़ूलॉजी रख लें, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था। तो लेक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, क्योंकि बंदे का दिल नहीं होता उस सब्जेक्ट में और वो ज़बरदस्ती रख लेता है। तो फिर हम ये रिकमेंड करते हैं कि जी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छी तरह रखें। तो ये तारबीब, ये तो बड़ा अच्छा मतलब एक आपकी राय थी। और अपना एक्सपीरियंस की बताएं कि पीसीएस के एग्ज़ाम जब आपने क्वालिफाई किया था तो उसमें जो आपने कॉम्बिनेशन रखा था वो कॉम्बिनेशन आपका क्या था, और दूसरा ये कि उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ, दूसरा जो है कितनी जैसे अनफाल एकेडमी है और ये एकेडमी में आना और हमारी एकेडमी के अंदर जो है वो प्रिपेयर करना स्टूडेंट्स के लिए कितना बेनिफिट है। तो ये 2 सवालों के आपने जवाब देने हैं। एक तो ये कि आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, फिर दूसरा ये कि एकेडमी में फ़ीमेल के लिए और पर्टिकुलरली जो रिसोर्स पर्सन से वो गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि लोगों को एक मिथ है कि एकेडमीज़ जो है वो उसकी नीड नहीं होती। लेकिन अब आजकल के दौर में, पहले के दौर में और अब में बहुत फ़र्क है। अब ये है कि आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो आपका काम आसान हो जाता है। जो आप 2-3 अटैम्प्ट्स में जाके सीखते हो वो आपको पहले अटैम्प्ट से पहले पता चल जाता है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? जी सर, जहाँ तक सर आपका पहला सवाल है कि मेरा कम्बिनेशन क्या था, मेरा कम्बिनेशन 2016 के पीसीएस में जो मैंने क्वालिफाई किया, लोकेशन नहीं हुई थी मेरी। 2016 में मेरा ज्योग्राफी था, ज़ूलॉजी था, साथ में फिजियोलॉजी था। तो ओवरऑल मेरा अच्छा स्कोर था, रिटर्न इसीलिए क्वालिफाई हुआ था। तो और बाकी सर बात रही आपकी अनफाल एकेडमी का एक्सपीरियंस और एकेडमीज़ की नीड, क्या स्टूडेंट्स को ज्वाइन करनी चाहिए एकेडमीज़, क्या एकेडमीज़ जो हैं वो अहम है स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए? तो मैं कहूँगा बहुत लाजमी है एकेडमीज़ को ज्वाइन करना। उसकी रीज़न ये है कि अगर स्टूडेंट्स किसी माहौल में नहीं है, किसी स्टडी के इन्वायरमेंट में नहीं है, कोई मेंटोर उसको अवेलेबल नहीं है, कोई गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है, तो वो घर बैठे क्या करेगा? वो डेविएट होता रहेगा। बिकॉज आज आपके पास जो है वो मोबाइल्स हैं और आईटी का दौर है। आप जो है हर वक्त फेसबुक और व्हाट्सएप में जो है स्टूडेंट्स का मोस्टली आज डेविएशन होती है। लेकिन 5-4 घंटे अगर एक स्टूडेंट के एकेडमी में गुजर जाते हैं, वहाँ वो बहुत कुछ सीखता है।
अच्छे एक्सपर्ट ओपिनियंस लेता है, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेता है, तो ऑफ कोर्स फिर उस पर वो चीज़ें सवार हो जाती हैं। एक कंपटीशन का माहौल भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट करता है। इंसान की जो नेचर है वो भी कॉम्पिटिटिव है। एग्जैक्टली तो फिर वो स्टूडेंट्स आते हैं, बैठते हैं और टेस्ट होते हैं, कोई एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ प्रेजेंट करना पड़ता है स्टूडेंट्स को खुद को। तो इससे ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो घर में भी जाके बहुत कुछ पढ़ता है, लेकिन इसके बरक्स अगर स्टूडेंट ने एकेडमी ज्वाइन नहीं की हुई, उसको गाइडलाइन भी अवेलेबल नहीं है, अच्छा मेंटोर भी अवेलेबल नहीं है, और वो अपने ही एक गलतफहमी में शिकार होता है कि मुझे बहुत कुछ आ रहा है। अब एट द एंड जब वो एग्ज़ाम में बैठता है तो उसे पता चलता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा था। हमारे पास भी जितने एस्पेरेंट्स जब एडमिशन लेते हैं तो बाज़ औक़ात उनका ये ख्याल होता है कि हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन जब वो हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं और उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं, फिर उन्हें पता चलता है नहीं, हमें तो 2-3 सेशंस लेने हैं, तब जाके हम किसी इस काबिल होंगे। क्योंकि उसकी वजह ये कि इंसान जब तक माहौल के अंदर नहीं आता वो सीखता नहीं है। हमने कोशिश ये की है शुरू से, आप जैसे और भी लोग जितने भी जो क्वालिफाई कर चुके हैं सारा कुछ, हमने ये कोशिश की कि बलूचिस्तान के अंदर हम एक ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट करें कि जिसकी बेस पर जो है यहाँ के लोगों के एक तो मोटिवेशन मिले और दूसरा ये कि प्रॉपर गाइडेंस मिले, और वो गाइडेंस भी क्वालिटी इन्वायरमेंट में मिले। अब जैसे हमारा लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर आपने देखा है और आप इस माहौल से बहुत ज़्यादा आदी भी हैं और आपको पता भी है, तो आप देखिए ना, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अगर कोई बंदा आता है और शाम को क्लासेस भी लेता है और सुबह से लेकर पढ़ता है, तो उसे घर में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पे आके अपने सारे कंटेंट सब कुछ तैयार कर लेते हैं। फिर यहाँ की फैसिलिटीज़, एयर कंडीशन इन्वायरमेंट है, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, और जो है लोड शेडिंग का इशू नहीं है। घरों में तो और मसाइल बहुत होते हैं और हर बंदा अपने घर में जो है वो इस फैसिलिटीज़ के साथ नहीं रह रहा होता, तो एक जगह पर आता है। फिर दूसरा ये कि उसको आना जाना जो होता है तो फिर वो फोकस हो जाता है। हमारे यहाँ ये होता है कि लोगों को घर में जब वो तैयारी कर रहे होते हैं, घर में कोई मेहमान आ जाता है तो उसके कहते हैं मेहमान के पास थोड़ी देर बैठ जाए, तो वो किताबें साइड पे हो जाती हैं और तैयारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन वो एक बहुत ही बुनियादी और अहम चीज़ है, जिसकी बेस पर जो है हम जो है स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। हाँ जी अदनान साहब, क्योंकि आप एसए के और इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, बहुत एक्सपर्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, बलूचिस्तान के एस्पायरेंट्स को, पीसीएस एंड सीएसएस एस्पायरेंट्स को। स्टूडेंट्स में सर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पाई जा रही है, यानी जो उनको मिसकंसेप्शन पाई जा रही है, वो ये कि इंग्लिश एसे को कैसे प्रिपेयर किया जाए। वेदर सीएसएस में इंग्लिश एसे को कैसे प्रिपेयर किया जाए, वहाँ तो 100 मार्क्स का है। पीसीएस में इंग्लिश का एक पेपर है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो इंग्लिश एसे का है। तो इंग्लिश एसे को आप दोनों को सर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और क्या स्टूडेंट्स की अप्रोच होनी चाहिए कि वो इंग्लिश एसे को प्रिपेयर करें अच्छी तरीके से? तार अभी बहुत ही अहम क्वेश्चन, और लाजिम बात है ये क्वेश्चन हर सीएसएस एस्पायरेंट्स का या पीसीएस एस्पायरेंट्स का होता है पूरे पाकिस्तान में। आपको पता है, आप खुद भी स्टूडेंट रहे हो, आपने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, अभी आप सर्विस में आ गए हो। आप लोग के टाइम में भी यही मसले रहते थे इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन के हवाले से। आपने भी मुझसे कई दफ़ा इसके हवाले से क्वेश्चंस पूछा कि गाइडेंस के हवाले से कुछ बताएं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। असल में हमारे यहाँ ये होता है कि लोग ये समझते हैं कि हमें इंग्लिश अच्छा लिखना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि इंग्लिश अच्छी लिखने के लिए सबसे पहले अच्छी रीडिंग करनी है। हमारे यहाँ ये होता है कि रीडिंग ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि उस पर आपको एफर्ट लगती है। क्योंकि जब आप कोई बुक उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आती। वोकैबुलरी का मसला है, उसके अलावा ग्रामर का इशू है, फिर दूसरा एक्विजिशन। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की कभी प्रैक्टिस हुई नहीं है। तो जब रीडिंग आपकी बेहतर नहीं होगी तो आप जितने भी एक्सपर्ट बंदे से पढ़ लें, कुछ भी कर लें, ठीक है, आपको नॉलेज मिलेगी, टेक्निक्स पता चल जाएंगी, लेकिन आपका एक्विजिशन लेवल नहीं बनेगा, जिसको हम कहते हैं कि आप चीज़ों को ग्रिप करेंगे और फिर लिखेंगे। तो रीडिंग का एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। अच्छा, अब रीडिंग का इशू क्यों जनरेट हुआ, उसकी वजह यह है कि हमने ना एकेडमिक रीडिंग को पढ़ने पर ज़्यादा फोकस किया हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ने, लेकिन कभी भी प्लेजर रीडिंग की तरफ हम लेकर नहीं आए। आपको पता होगा यूरोप में और बाहर के मुल्कों में लोग रीडिंग ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह ये कि वो प्लेजर रीडिंग करते हैं। हमारे यहाँ जितनी लाइब्रेरीज़ हैं, उन लाइब्रेरीज़ में जितने भी स्टूडेंट जाते हैं वो सिर्फ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा जाते हैं। सही बात है। जैसे ही एग्ज़ाम पास हुआ, लाइब्रेरी भी ख़त्म, सब चीज़ें सब कुछ ख़त्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रीडिंग था, वो एक्चुअली रीडिंग जो था वो सिर्फ पोस्ट लेने के लिए, जॉब लेने के लिए था, लेकिन प्लेजर रीडिंग नहीं पाया। तो हमें बहुत ज़्यादा फ़िरोग देना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हों। ठीक हो गया। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये कि आप इसमें ऑफ कोर्स आप रीडिंग तो एक अलग चीज़ है ही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें ये आपको टेक्निक्स आनी चाहिए प्रॉपर। तीसरा, प्रॉपर टेक्निक्स के साथ आपको आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी होनी चाहिए। अब एनालिटिकल स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंटरनेशनल राइटर्स को पढ़ें।
और ऐसे सीजनड किस्म के राइटर्स को और न्यूज़पेपर को और मैगजीन्स को पढ़ें जहाँ से आपको एक्सप्रेशंस मिले। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मैं बार बार ये बात कहता हूँ क्योंकि आप लोग भी और हमेशा ये क्वेश्चंस करते रहते हैं, और जो लोग ऐसे में फ़ेल हो जाते हैं वो भी ये क्वेश्चन करते हैं कि जी बलूचिस्तान से इतने लोग फेल क्यों होते हैं। बात बलूचिस्तान की नहीं है, पूरे पाकिस्तान से लोग फेल होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये सारी एफर्ट्स मांगती हैं मेहनत, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन। अब वो होती नहीं है एज पेरेंट्स से। अच्छा, बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और कंपलसरी और सब्जेक्ट्स हैं, उसमें एज सच इतनी एफर्ट प्रैक्टिकल नहीं चाहिए। आपने करंट अफेयर पढ़ा, ठीक है, डिस्कशन कर ली, टॉपिक क्लियर हो गया। आपने इस्लामियात पढ़ा, पाकिस्तान स्टडी पढ़ा, पहले से पढ़ा हुआ था, क्लियर हो गया। आपने अपने सब्जेक्ट्स रखे, वो सब्जेक्ट सिलेक्शन की, बेहतर तरीके से गाइडेंस लेके आपने सब्जेक्ट तैयार कर लिए। इंग्लिश का इशू ये है कि ये सिर्फ रट्टा लगाने से नहीं होगा। सही। क्योंकि जो CSS और PCS का जो एग्ज़ाम है, जो इसका डोमेन है, वो है अनगाइडेड रिसर्च प्रोग्राम। अच्छा, दैट इज नॉट गाइडेड रिसर्च प्रोग्राम। ठीक हो गया। आपको क्या पता, मुझे बताएं कि आपके एग्जाम में कौन सा एस्से आएगा। दिस इज अनगाइडेड रिसर्च। तो जो अनगाइडेड रिसर्च प्रोग्राम है, उसको प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्रिएटिव राइटिंग। और क्रिएटिव राइटिंग जनरेट होती है कब? जब हम क्रिएटिव राइटिंग को जनरेट करने के लिए एक्सटेंसिव रीडिंग्स करते हैं, मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की। जब हम एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे तो हमारी क्रिएटिव राइटिंग की जो क्रिएटिव स्किल्स है वो डेवलप होना शुरू होंगी, और फिर हमारे इसके साथ जो हमारे साथ अलाइंड, इसके साथ जो मिली हुई चीज़ें वो भी डेवलप होंगी। वो क्या है? उसमें है पैराफ्रेजिंग, मतलब लोग किसी की बात पढ़ेंगे और फिर अपने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, जब आप पैराफ्रेजिंग की ड्रिल करते हैं तो पैराफ्रेजिंग की ड्रिल में क्या होता है कि आपकी अपनी एनालिटिकल स्किल्स भी जनरेट होती हैं, और ये उस वक्त होती हैं जब बंदा इसके लिए एफर्ट करता है। तो इसी वजह से मैं जब भी पढ़ाता हूँ और हम मनफाल में जब प्रैक्टिस करवाते हैं तहसीलदार के लिए और जितने भी एग्ज़ाम्स PCS CSS के हैं, उसमें ये चीज़ हम इस पर फोकस करते हैं कि आपको रीडिंग पहले सीखनी है, फिर राइटिंग सीखनी है। You cannot write unless you don't know how to read. तो पहले आपको रीडिंग करनी है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पहले सीखना है, उसके बाद एस्से और प्रेसी को सीखना है, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होगी तो एस्से और प्रेसी ठीक नहीं हो सकती। ये बेसिक कुलिया है। और फिर लाज़मी बात है ग्रामर, वोकैबुलरी, वो तो पार्ट एंड पार्सल है, वो तो साथ साथ आप सीखते ही रहते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे जो है वो एस्पेरेंट्स क्वालिफाई हो सकते। सही हो गया सर। अच्छा सर, मतलब मैं आपके इस जवाब से यही समझा कि यानी रीडिंग बहुत एक्सटेंसिव होनी चाहिए, कोर्स, और अच्छे जो है सोर्सेज को पढ़ा जाए, इंटरनेशनल एंड नेशनल, लेकिन जो ऑथर्स हैं वो अच्छे हों। अभी तहरीर एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे, हमारी नौजवान यूथ ज़्यादा है। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चैनल्स लोगों ने खोले हैं, इवन जो खुद स्टूडेंट हैं उन्होंने CSS के नाम से या प्रिपरेशन के नाम से चैनल्स खोले। अब वो मसला ये होता है कि वो खुद लाज़िम बात है वो पढ़ रहे हैं, अब तक वो खुद जो है अब तक ना उनका कोई बैकग्राउंड रहा है, ना कोई एक्सपर्ट ओपिनियन रही है कुछ, तो वो जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हैं। और स्टूडेंट भी लाज़िम बात है सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसमें हर तरह का सोर्स मौजूद है, स्टैंडर्ड भी और जो है बहुत ही बिलो द स्टैंडर्ड भी। तो अब मसला ये होता है कि जो हमारे एस्पायरेंट्स जब वो सोर्स देखते हैं, लेट्स सपोज गूगल पे आपने लिखा जी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अभी 10 एसेस खुल जाएंगे, 10 वेबसाइट्स खुल जाएंगी। अब उनको, क्योंकि उनका अपना लेवल कमज़ोर है, अभी उन्हें पता नहीं है कि इसमें ठीक कौन सा है और ठीक कौन सा नहीं, वो तो हम एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं कि यार ये क्वालिटी लिखा हुआ है, ये क्वालिटी नहीं। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ मेंटोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे असेसमेंट चेक करने के हवाले से। और अच्छा मेंटोर वो है जो असेसमेंट चेक भी करे और चेक करने के बाद जब मिस्टेक्स निकाले तो उस मिस्टेक का सोर्स भी बताए कि अभी इस मिस्टेक को इम्प्रूव करने के लिए मैं कौन सी बुक या कौन सा सोर्स इस्तेमाल करूं, ताकि वो उस सोर्स पर जाए और वो चीज़ें इम्प्रूव करके वो अपनी खामी को दूर कर सके। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग पेपर चेक भी कर लेते हैं, लेकिन चेक करने के बाद उनको बस ये बता देते हैं आपकी ये मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक का सोर्स नहीं बताते कि भाई अभी अब आप किस सोर्स से इसको ठीक कर सकते। और इसकी ड्रिल और प्रैक्टिस करने की जो है वो, ये एक बुनियादी मसला है जो पूरे पाकिस्तान के एस्पायरेंट्स को फेस करना पड़ता है। ठीक हो गया सर। सर दूसरा सवाल ये है मेरा कि स्टूडेंट्स को स्पेशली अब क्योंकि PCS की पोस्टें आई हुई हैं, असिस्टेंट कमिश्नर एंड सेक्शन ऑफिसर की लोग तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो मसला आ रहा है सर स्टूडेंट्स को वो कि जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है इंग्लिश एसे की, वो इंग्लिश एसेस की जितनी बुक्स भी अवेलेबल हैं वो सारी की सारी CSS के लिहाज से लिखी गई हैं, CSS की बेस पे लिखी गई हैं। उनकी लेंथ, उनकी आउटलाइन, उनके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स, वो सारे वो 2500-3000 वर्ड्स के लिहाज से लिखे गए हैं। लेकिन PCS में स्टूडेंट्स के अलग कोई बुक्स तो अवेलेबल नहीं है PCS के लिए, लेकिन यहाँ ऐसे लिखना है 300 वर्ड 400 वर्ड्स का।
तो अब वो कैसे उन किताबों को पढ़ के लेकिन ऐसे अपने लिखे हैं वो पीसीएस तो ताहिर हबीब, आप लोगों ने अपने स्पीड को अनफाल के अंदर बरकरार रखा ना। मैं कहता हूँ जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, मैं इसकी एक बेहतरीन मिसाल देता हूँ आपके आंसर्स की। जैसे एक T20 होता है और एक टेस्ट मैच है और वनडे मैच है। मसला स्किल्स का या टैलेंट का नहीं है, मसला ये कि आपको जो जिस तरह का मैच होता है उस किस्म की स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। तो इंग्लिश लिखना, रीडिंग इम्प्रूव करना, वोकैबुलरी इम्प्रूव करना, वो तो बेसिक्स हैं, वो तो सब ने करना ही करना है। अब अगर पीसीएस का एग्ज़ाम देना है तो पीसीएस के जो है वो स्टैंडर्ड पे या पीसीएस के जो है हम तरीक़ाकार पे उतरेंगे। जैसे T20 खेलनी है तो T20 की तरह बैटिंग करनी है, टेस्ट मैच खेलना है तो टेस्ट मैच के नॉर्म्स को समझना है। हमारे एस्पायरेंट्स को असल में मेंटोर्स भी ये चीज़ गाइड नहीं कर सकते। वो ये कि उनको ये समझना पड़ेगा कि जो पीसीएस का जो फॉर्मेट है या पीसीएस का जो डोमेन है वो कुछ अलग है और जो उसके नॉर्म्स हैं एग्जाम्स के वो कुछ अलग हैं और जो सीएसएस के नॉर्म्स अलग हैं। अब वो जो मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हर बुक के ऊपर लिखा होता है कि ऑल द रेलेवेंट कंपेटिटिव एग्जामिनेशन सीएसएस पीसीएस, लेकिन मसला ये होता है कि वो इस वजह से लिखा होता है क्योंकि वो अपना डोमेन बढ़ा रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें बुक्स और फिर उनको लाज़िम बात है उस पर प्रॉफिट मिले, तो वो उस बेस पर इसको उसका डोमेन बढ़ाते हैं। लेकिन उसके अंदर कोई उन्होंने अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाई नहीं होती कि पीसीएस पीएमएस के स्टूडेंट्स पहले ये 5 चैप्टर उनके हैं और जो अगले 5 चैप्टर्स हैं वो सीएसएस के लिए प्योरली, तो एक जनरल गाइडेंस देते हैं। अब होता ये है कि जब स्टूडेंट या एस्पायरेंट्स ऐसी बुक्स खरीदते हैं या खुद पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो ना पीसीएस को समझ सकते हैं ना सीएसएस को समझ सकते हैं। फिर वो जब एग्जाम देते हैं तो इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। फिर फेल होने के बाद वो लाजिम बात है ब्लेम करते हैं एकेडमीज़ को, रिसोर्स पर्सनस को और इसके अलावा अपने माशरे को, अपने पेरेंट्स को इवन। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हर एग्ज़ाम के अपना फॉर्मेट है और हर एग्ज़ाम का अपना एक डोमेन है। अब चेंज कैसे करनी है अपनी राइटिंग स्किल्स को? पीसीएस की राइटिंग स्किल्स, कोई राइटिंग की बेसिक तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो सबकी बराबर होती है, लेकिन उसके अलावा ये कि जो एग्जाम का फॉर्मेट है वो समझना पड़ता है। उसके लिए फिर जो है वो प्रॉपर गाइडेंस और ऐसे मेंटोर्स के पास आना पड़ता है जो उस पर अबूर हासिल रखते हैं और जो इस फेज को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब होता ये है कि वो जब गाइडेंस लेते हैं कि किसी ऐसे बंदे से जिसका ना एक्सपोजर है ना एक्सपीरियंस है, तो जो है वो लाज़िम बात है कि वो जब उसको गाइड करता है तो वो खुद उसको एक्सपीरियंस इतना नहीं होता। इस वजह से एस्पायरेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है मैंने आपको आंसर दे दिया। बिल्कुल ठीक हो गया सर। मतलब आप कह रहे हैं कि सर ऐसे लोगों के पास जाया जाए, एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाएं जिन्होंने ऑलरेडी उनका एक्सपोजर हो या वो उस फील्ड के उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हों, क्योंकि ये दौर स्पेशलाइजेशन का है। अभी आप देखें ना, अब हमारे यहाँ एक ये भी मिथ होती है कि एक बंदा है जिसने सीएसएस पीसीएस खुद क्वालिफाई किया है, बेशक उसने 40 नंबर लेके बिल्कुल आखिरी स्टेज पे सीएसएस का एग्जाम इंग्लिश एसए का पास किया हो। आप उससे ये पूछेंगे जो 40 नंबर आपने लिए थे तो आप तो खुद अल्लाह से मांग रहे थे कि अल्लाह मैं पास हो जाऊँ किसी तरह। अब उसके बाद जब आप सीएसएस का इंग्लिश एसए एंड कंपोजिशन की गाइडेंस जब देते हैं सो यू आर नॉट अथॉरिटी। आप अथॉरिटी तो नहीं है। अथॉरिटी तो वो होगा कि जिसने कोई इंटरनेशनल कोई कोर्स किया हो, कोई वो एक्सपर्ट हो उस चीज़ में या उस चीज़ का उसके पास बैकग्राउंड हो कोई। तो हमारे पास जब लोग आते हैं तो जब हम उनको टेक्निकल डील करते हैं, जब उनके हम असाइनमेंट्स चेक करते हैं तो पता चलता है उनके असाइनमेंट्स में बहुत ज़्यादा वीकनेसेस होती हैं। और वो वीकनेसेस किस चीज़ की है? कोहेरेंस की अलग वीकनेसेस हैं, अच्छा लेक्सिकल जो है अप्रोच वो अलग है, अच्छा उसके अलावा जो है कंटेंट की अलग वीकनेसेस हैं। दूसरा ये ग्रामर में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ वीकनेसेस हैं, पंक्चुएशंस बिल्कुल ठीक नहीं है, ग्रामर की बेसिक जो है मेन आइडियाज़ ठीक नहीं है, अच्छा थीसिस स्टेटमेंट जो है उसका जो है उसके साथ मैच नहीं कर पा रहा। फिर दूसरा ये कि जब आप वो लिखते हैं पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं तो बॉडी पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आप जो है ना टॉपिक से हट जाते हैं, इररेलेवेंट हो जाते हैं। अब वो इररेलेवेंट नहीं होना, रेलेवेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो वही बंदा दे सकता है जो इन पर बहुत ज़्यादा ग्रिप रखता हो और उस पर जो है वो हो। तो इस वजह से एस्पायरेंट्स को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वरना फिर वो ब्लेम करते रहेंगे कि सीएसएस तो लक होता है, पीसीएस तो लक होता है। लक तो है, ऑफ कोर्स, वो तो ज़िंदगी में हर चीज़ लक है, लेकिन ऑफ कोर्स एक्सपर्ट जो है वो प्रिपरेशन जो है वो भी बहुत कम करती है। सर एक और सवाल बड़ा अहम जो हमें एक मसला आता है वो ये कि जो ऐसे है उसमें क्या चीज़ें जो है वो प्राइमरी हैं? क्या इंग्लिश का अच्छा होना, क्या उस इंग्लिश के ऐसे का स्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा होना, उसकी कोहेरेंस,
या उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसका कंक्लूडिंग पैराग्राफ या बॉडी पैराग्राफ, क्या चीज़ें हैं जो बहुत अहम है कि एक स्टूडेंट अगर उसको तैयार कर ले, उस पर ग्रिप हासिल कर ले, तो वो इंग्लिश ऐसे पास कर लेगा। FPSC के जो मेंबर थे वो अब पहले सबका मेंबर थे, तो उनके साथ जब मेरी सिटिंग हुई थी एक जगह, हम एक गैदरिंग में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़ी एक अजीब बात बोली और वो बहुत अहम बात थी। वो ये थी कि वी डोंट नीड आउटस्टैंडिंग इंग्लिश, जिसको हम बोले बहुत स्टैंडर्ड इंग्लिश चाहिए, वी डोंट नीड, अच्छा, वी नीड करेक्ट इंग्लिश। करेक्ट इंग्लिश। अब पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर बहुत ज़्यादा बम्बास्टिक विकेबलरी नहीं है तो इट डजंट मैटर, लेकिन उसका फ्लो इतना प्यारा हो और वो सिंपल इंग्लिश हो बेशक, लेकिन वो इतनी एररलेस इंग्लिश हो, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक हो गया। क्योंकि वजह ये है कि जो कंपैटिटिव एग्जामिनेशन है, पर्टिकुलरली CSS, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव ये है कि अगर लेट्स सपोज आपने 50 नंबर ले लिए या 60 नंबर ले लिए और आपके अगर 20 से 25 मिस्टेक्स हैं तो वो माइनस हो जाएंगे, एंड आपके नंबर 35 हो जाएंगे, देन यू बिकम फेल। ठीक हो गया। इस तरह PCS में भी ये है कि अब नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स होती है, वो नेगेटिव मार्किंग का बोलते तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता है। अगर मैं आपका एक पेज चेक कर रहा हूँ, जैसे आप अपना पेज चेक करवा रहे हैं, तो मैं आपका एक पेज चेक कर रहा हूँ, आपने इंट्रोडक्शन लिखा जी 150 से 200 वर्ड्स का, उस 200 वर्ड्स में आपकी 15 मिस्टेक्स हैं, तो ये तो बहुत ही मसला हो गया। और ये मिस्टेक इस वजह से भी होती है कि एस्पेरेंट्स को पता होता है कि क्या मिस्टेक है, लेकिन वो रिव्यू नहीं करते एग्जामिनर को पेपर देने से पहले। जब आप रिव्यू नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं, आपका कंक्लूजन नहीं है। हमारा एक स्टूडेंट है बड़ा ब्राइट, उसने मुझे आके बोला कि सर मुझसे कंक्लूजन मिस हो गया CSS में। मैंने उसका उस वक्त थोड़ा सा उसको दिल रखने के लिए मैंने बोला चलो अल्लाह खैर करेगा, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि ये फेल हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप कंक्लूजन लिखते ही नहीं है, ऐसे कंक्लूड ही नहीं करते, समअप ही नहीं करते। अच्छा, अब इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या थी? इसमें नर्व्स का भी जो है बहुत बड़ा रोल है। वो ये कि अगर आपको लग रहा था कि आपके पास टाइम कम है और आपका कंक्लूजन नहीं हो रहा, मतलब नहीं हो पाएगा, तो आपको सपोर्टिंग पैराग्राफ में से 1-2 पैराग्राफ कम कर लेने चाहिए थे। सही हो गया। आप क्यों लिखते रहे सपोर्टिंग पैराग्राफ इतना ज़्यादा कि आपने कंक्लूजन जो है वो पूरा किया नहीं और ऐसे को कंक्लूड ही नहीं किया और ऐसे दे दिया, अब तो आप फेल है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये आपने इनकम्प्लीट दिया। इनकम्प्लीट चीज़ पे तो कोई आपको पास नहीं करेगा ना, नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हर चीज़ के अलग अलग मार्क्स इस तरह नहीं है। ठीक हो। 3 चीज़ें ऐसी हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 तो होनी ही होनी है। इनमें से एक भी मिसिंग कर दिया आपने, देन यू आर अ फेल। वो आपको ये 40 नंबर थोड़ी देगा इस चीज़ के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक्निक्स पूरी करनी है, लेकिन उसके साथ ये कि आपको एररलेस इंग्लिश लिखनी है, इंग्लिश की आपकी मिस्टेक ना हो। और फिर दूसरा रेलेवेंट होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इररेलेवेंट होगा पूरा काट देंगे, ये रूल है। FPSC BPSC का रूल है, इररेलेवेंट हुआ आपका पूरा काट देंगे, हो सकता है आपको 0 नंबर दे दें। तो ये फैक्ट्स हैं। इस तरह इन चीज़ों पर जब आप काम करते हैं तो फिर आपको जो है वो जो है समझ के जो आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक हो गया सर। तो ये बहुत अच्छा रहा ताहिर हबीब साहब, बहुत ही अच्छा मुझे लगा आपके साथ जो है वो डिस्कशन करके। तो कोई मैसेज यूथ को देना चाहते हैं तो आप मैसेज भी दे सकते हैं। जी, तो अनफाल अकेडमी का मैं कहूँगा कि अनफाल अकेडमी को लाजमी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं PCS की, CSS की। यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट जो है वो मेंटोर्स अवेलेबल हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं जो आपको हर वक्त हमतन आपके लिए अवेलेबल होते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं। और यहाँ का लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, आप सुबह से 9 बजे से आ सकते हैं, अपनी क्लास टाइमिंग तक यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, आपको हर चीज़ अवेलेबल है, एयर कंडीशनड रूम्स हैं, ऑल टू ऑल बुक्स अवेलेबल हैं। और साथ में जो है आपको अदनान साहब की गाइडेंस एवरी टाइम अवेलेबल होती है। अदनान साहब का एक बहुत बड़ा रोल है, अनफाल 2009 से यहाँ काम कर रही है, बलूचिस्तान में सर्व कर रही है। और मैं कहता हूँ कि ओनली इंस्टीट्यूट जो है वो ब्यूरोक्रेट जो है बना रही है, बिकॉज़ यहाँ से बहुत सारे ब्यूरोक्रेट ऑलरेडी निकल चुके हैं। सक्सेसफुली एक डिसिप्लिन्ड इदारा है, बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड करता है। दूसरे भी इदारे हैं वो भी अच्छा सर्व कर रहे हैं। एजुकेशनल इदारे को किसी को हम बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तालीम दे रहे हैं, लेकिन बात है कि कौन क्वालिटी एजुकेशन बेहतर दे रहा है। तो अनफाल बहुत बेहतरीन सर्व कर रही है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, बहुत कुछ लर्न करते हैं और सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं अनफाल के।
फिर अदनान साहब हर वक्त अवेलेबल हैं। अदनान साहब की एक्सपर्ट ओपिनियन सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में जो है काउंसलिंग और अच्छी तरह एक स्टूडेंट को गेज करना, उसकी असेसमेंट करना, फिर उसकी मेंटल अप्रोच दे के उसको सजेस्ट करना कि कौन से सब्जेक्ट्स PCS में या CSS में रखे जाएं, फिर उसको अपने साथ जो है वो मोटिवेटेड रखना, ये अदनान साहब में जो है वो एक बहुत बड़ा कमाल पाया जाता है। तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप लोग अगर PCS CSS के एस्पायरेंट हैं तो आप अनफाल ज्वाइन करें, एक सेशन लें, आप सीखते हैं बहुत कुछ। आपको अगर फील हो कि आपको दूसरा सेशन लेना चाहिए, आप दोबारा उसको रिपीट करें, तीसरी दफ़ा रिपीट करें। वाई कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में कोई मामला नहीं है। एट द एंड आपको सक्सेसफुल होना है, आपको एक अच्छा ब्यूरोक्रेट होना है, आपको अपने सूबे, अपने इलाके, अपने मुल्क को सर्व करना है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अनफाल ज्वाइन करें और मोटिवेटेड रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।